दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी हां, दुनिया में कोरोना से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना भारत, रूस को पीछे छोड़ा। जी हां, बात करें कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब सिर्फ अमेरिका और ब्राजील से ही पीछे है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत रूस को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में देर शाम कुछ राज्यों से मिले आंकड़ों के बाद संक्रमितों की संख्या 6,90,000 के पार पहुंच गई है और अब तक 19,200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और उधर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डाटा के हिसाब से रूस में इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,80,283 है। भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अब सिर्फ अमेरिका और ब्राजील से ही पीछे है। अमेरिका में कोरोना के 28,39,000 से ज्यादा मामले हैं और वहीं ब्राजील में यह आंकड़ा 15,77,000 के पार है। अमेरिका में इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आने से अब तक 1,29,600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और वहीं ब्राजील में इससे 64,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। तो बता दें कि लगातार दूसरे दिन यानी रविवार को भारत में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हर दिन सुबह जारी किए जाने के आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 25,000 नए केस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 613 लोगों की जान गई है और ये एक दिन में दर्ज किए जाने वाला अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा था। और वहीं अगली खबर बता दें कि 15 अगस्त नहीं दिसंबर तक आ सकती है कोरोना वायरस वैक्सीन, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा। जी हम आपको बता दें कि एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने रविवार को इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन आना मुश्किल है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक वैक्सीन आ सकती है और अगर ऐसा लगा कि इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, तो अगले साल के शुरू में ये वैक्सीन आ सकती है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन का देश के कई सेंटर पर 3 फेज में ह्यूमन ट्रायल होगा। अभी हमें ये देखना होगा कि इस वैक्सीन में ह्यूमन ट्रायल के दौरान कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर वैक्सीन इसमें सफल रही तो फिर इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि हेल्दी वॉलंटियर जो खुद इसके लिए आगे आएंगे, सिर्फ उनके ऊपर ही इसको टेस्ट किया जाएगा। इस वैक्सीन का हम पहले ही एनिमल के ऊपर स्टडी कर चुके हैं और देख चुके हैं कि ये सेफ है। इस प्रोसेस के बाद ही ड्रग कंट्रोलर से परमिशन मिलती है कि ह्यूमन पर ट्रायल कर सकते हैं। तो इस वैक्सीन के लिए वॉलंटियर करने वालों पर मिनिमम रिस्क रहता है, लेकिन वैक्सीन सेफ रहता है क्योंकि इसका ट्रायल ह्यूमन पर करने से पहले कई बार किया गया होता है। उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी पर वैक्सीन देने के बाद हर कुछ दिन में उनका ब्लड टेस्ट होता है, ये जानने के लिए कि उनके शरीर पर वैक्सीन का कितना असर हुआ है, इम्यूनिटी आई है या नहीं, और उस डेटा को एनालाइज करना होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है, इस कारण मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन 15 अगस्त तक आ सकती है। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश में गरमाई राजनीति, नाराज विधायक ने शिवराज को लिखा खत। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए कई विधायकों को कैबिनेट में जगह दिए जाने के बाद बीजेपी में लगातार असंतोष बढ़ रहा है और राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने सीएम शिवराज को एक खत लिखकर कहा है कि जबलपुर और रीवा संभाग के नागरिकों में मंत्रिपरिषद को लेकर असंतोष है और यह स्वाभाविक है। दरअसल विंध्य महाकौशल अंचल को मंत्रिमंडल में पर्याप्त तवज्जो नहीं मिलने से राजनीति गर्मा गई है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि रूस की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ टीएमसी सांसद के बिगड़े बोल, कहा काली नागिन की तरह ले रही जान। जी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित टिप्पणी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तुलना जहरीले सांप से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग काली नागिन के डसने से मर जाते हैं, उसी तरह लोग सीतारमण की वजह से मर रहे हैं। और इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये टिप्पणी नस्लवादी और महिला विरोधी है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और रेलवे के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ शनिवार को बांकुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कल्याण बनर्जी ने सीतारमण के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक जहरीले सांप काली नागिन के काटने से इंसान मर जाता है, उसी तरह निर्मला सीतारमण की वजह से देश के लोग एक के बाद एक मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि सिंधिया परिवार हड़पता है सरकारी जमीन। बीजेपी को राजस्व विभाग न मिलने पर पूर्व मंत्री गोविंद ने जताई है नाराजगी। जी हम बात करें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोला है। डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि सिंधिया परिवार सरकारी जमीनें हड़पता है। सिंह ने मांग की है कि सिंधिया समर्थक मंत्री को राजस्व विभाग न दिया जाए, अन्यथा उनको सरकारी जमीनें हड़पने की खुली छूट मिल जाएगी और वे और सरकारी जमीन हड़प लेंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया को लेकर कहा कि उनके पैर जहां जहां पड़ेंगे वहां भंटा ढार होगा। उन्होंने कहा कि सिंधिया हमेशा दबाव बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधिया परिवार जमीनें हड़पने का काम करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। गोविंद सिंह ने मांग की है कि सिंधिया समर्थक मंत्री को राजस्व विभाग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सिंधिया समर्थक मंत्री को यह विभाग दिया गया तो प्रदेश की जमीनें हड़प ली जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि सिंधिया परिवार के कब्जे में आज भी ग्वालियर में कई जमीनें हैं जिनके मामले अदालत में चल रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि अगर शिवराज सिंह चौहान में हिम्मत है तो वे शिवपुरी ग्वालियर गुना में जो विवादित जमीन है इसकी जांच कराए। सिंधिया परिवार दोनों दलों में मिला रहता है और जमीन हड़पते हैं। और मैं अगली खबर बताती हूं कि फिर से चीन पर गरजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए पूरी तरह ड्रैगन जिम्मेदार। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी से दुनिया भर से देश त्रस्त है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या ने विश्व महाशक्ति अमेरिका को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ये कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,37,000 से अधिक हो गई है। और वहीं सुपर पावर अमेरिका ने कोरोना वायरस के कारण अब तक के अपने 1,31,000 से अधिक नागरिकों को खो दिया है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 50,000 से 52,000 रोजाना आ रही है, जो चिंता का कारण बनती जा रही है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया को कोरोना महामारी देने के लिए पूरी जवाबदेही चीन की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम गाउन, मास्क और सर्जिकल उपकरण का उत्पादन कर रहे हैं। इसे विशेष रूप से विदेशी भूमि में बनाया गया, खासकर चीन में, जहां से ये खतरनाक वायरस दुनिया भर में फैला है। ट्रंप ने कहा कि चीन से कोरोना वायरस और अन्य बीमारियां आई थी। चीन ने चीजों को छुपा कर रखा, दुनिया को धोखे में रखा, जिसकी वजह से ये वायरस पूरी दुनिया भर में फैल गई है। ट्रंप ने कहा कि विश्व में कोरोना वायरस के फैले संक्रमण को लेकर चीन को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराना चाहिए और उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि चीन ने जानबूझकर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाया है। चीन ने अपने संक्रमित नागरिकों को जानबूझकर देश से बाहर भेजा ताकि ये वायरस दुनिया भर में फैल जाए और लाखों करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में देश कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि कोरोना वायरस चीन की एक साजिश है जो कि उसने पूरी दुनिया में रचा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस का पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर खरीद में धांधली का आरोप। राहुल गांधी ने कहा भारतीयों की जान खतरे में डाली जा रही है। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पीएम केयर्स फंड की अपारदर्शिता को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि पीएम केयर्स को लेकर अस्पष्टता से भारतीयों की जान खतरे में डाली जा रही है और जनता के पैसे से दोयम दर्जे के सामान
खरीदे जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर की खरीद में धांधली का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री से सफाई मांगी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने वेंटिलेटर की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि 2000 करोड़ रुपए में 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, यानी एक वेंटिलेटर की कीमत 4 लाख रुपए आएगी। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि भारत में टिड्डियों के बढ़ते खतरे को लेकर हाई अलर्ट। टिड्डियों का नया दल मचाएंगे देश में तबाही। जी हम बात करें कि पाकिस्तानी सीमा से टिड्डियों के नए दलों का हमला होने लगा है। उधर पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ रहा टिड्डियों का नया झुंड मानसूनी हवाओं के साथ लौटने भी लगा है। अब उनका झुंड दोगुना हो जाएगा, जो तबाही मचाने के लिए काफी होंगे। टिड्डी दलों पर नजर रखने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने भारत में बढ़ते खतरे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। उसके मुताबिक आगामी 4 सप्ताह बहुत घातक होगा। भारत में टिड्डियों का यह हमला पिछले 26 सालों में पहली बार इतना तेज हुआ है, जो पिछले 3 महीने से तबाही मचा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने टिड्डी उन्मूलन को लेकर कारगर कदम उठाए हैं, जिनमें पहली बार यहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। अत्याधुनिक स्प्रेयर टेक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। देश में राजस्थान सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य बन गया है, जबकि अन्य प्रभावित राज्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार प्रमुख हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि केरल में मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का नियम साल भर के लिए लागू। कुछ नए कानून भी जोड़े गए। जी आपको बता दें कि केरल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों से यात्रा करते समय नाक और मुंह को ढकने और 2 गज यानी 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों को साल भर के लिए लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए केरल महामारी रोग अध्यादेश 2020 में निहित अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसमें कुछ नए नियम जोड़े हैं। आपको बता दें, कोविड-19 को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए नियमों में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक शादी समारोह और उसके बाद कार्यक्रमों में एक बार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। इनमें शामिल होने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा। किसी भी सार्वजनिक सभा, धरना या प्रदर्शन में एक साथ 10 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। इसके लिए भी उन्हें संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। दुकानों में भी इन नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों, सड़क और फुटपाथ पर थूकने पर रोक होगी। और वहीं बता दें कि देश का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स देगा व्हाट्सएप को टक्कर। उपराष्ट्रपति नायडू ने किया लॉन्च। जी हम बात कर रहे हैं कि पहले स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को 1000 से ज्यादा IT प्रोफेशनल्स ने तैयार किया है। ये ऐप 8 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आपको बता दें कि चीन के 59 ऐप बंद होने के बाद सवाल उठ रहा था कि क्या भारत में ऐसे ऐप डेवलप किए जा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैनल लॉन्च किया था। और इस बीच आज देश का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने एलिमेंट्स को लॉन्च करते हुए सभी देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ने और लोकल इंडिया को ग्लोबल इंडिया में बदलने में मदद करने की अपील की है। 1000 से ज्यादा IT प्रोफेशनल्स की कड़ी मेहनत से तैयार ये ऐप 8 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि प्रतिबंधों के चलते मुश्किलों का सामना कर रहे ईरान ने अमेरिका पर ठोका मुकदमा। जी आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कोरोना संकट में मुश्किलों का सामना कर रहे ईरान ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अमेरिका पर मुकदमा ठोक दिया है। तेहरान टाइम्स ने ईरानी राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार के हवाले से कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान भी प्रतिबंधों को बनाए रखना अमेरिका का एक अमानवीय कदम है। ये मानवाधिकारों के खिलाफ भी है। इन प्रतिबंधों के चलते कोरोना से निपटने में ईरान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
और वह अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। गुजरात और महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश, अब इन राज्यों के लिए जारी हुआ है अलर्ट। जी हम बात करें कि गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में रविवार को जमकर बारिश हुई, जिससे कई जगह जमकर जलभराव हो गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में इन दोनों राज्यों के साथ साथ ओडिशा, बिहार, झारखंड और बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई जिलों में रविवार को जमकर बारिश हुई। देवभूमि द्वारका जिले की खंभालिया तहसील में 434 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। सौराष्ट्र क्षेत्र के पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और अमरेली जिले के साथ साथ दक्षिण गुजरात के वलसाड़ और नवसारी जिले में भी दिन भर बारिश होती रही है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।